स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में। और आज का जो लेक्चर है वो फर्टिलाइजेशन का तीसरा पार्ट है और ये टॉपिक एमएससी जूलॉजी के पेपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक टॉपिक है। कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप के बारे में, और वो स्टेप थी एग्लूटिनेशन। और साथ में कल हमने जो मैमेलियन फर्टिलाइजेशन है, मैमल्स में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती हैं, तो उनमें उस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से पहले एक कैपेसिटेशन की प्रोसेस और होती है, तो उसके बारे में भी कल डिस्कस किया था। तो आज फर्टिलाइजेशन का जो सेकेंड स्टेप है, जिसे एक्रोसोमल रिएक्शन ये टाइटल दिया गया है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्रोसोमल रिएक्शन के बारे में। तो डिस्कस करते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो उस समय एक्रोसोमल रिएक्शन किस प्रकार होगी, क्या चेंजेस एक्रोसोमल रिएक्शन के समय होंगे। तो समझते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन के बारे में। कल के लेक्चर को थोड़ा सा रिमाइंड करें। कल हमने डिस्कस किया था कि फर्टिलिजिन और एंटी फर्टिलिजिन इनकी इंटरेक्शन हुई और फीमेल गैमेट ओवम के चारों ओर कई स्पर्म आकर अटैच हो गए, और अब जो प्रोसेस होगी उसका नाम होगा एक्रोसोमल रिएक्शन। क्या होगा इस समय? बेसिकली मैं बात करूं तो एक्रोसोमल रिएक्शन के समय दो घटनाएं होनी चाहिए। फर्स्ट इवेंट तो ये है कि स्पर्म के हेड पार्ट में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम प्रेजेंट है। तो एक्रोसोमल रिएक्शन के टाइम पर जो फर्स्ट इवेंट होगा वो ये होगा कि एक्रोसोम अपने जो कंटेंट हैं उनको रिलीज करें। अब कंटेंट क्या है? एक्रोसोम में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, और खूब सारे ऐसे एंजाइम हैं। तो एक तो वो कंटेंट रिलीज हो उसका, और दूसरा एक फिलामेंट जो मैंने यहां डायग्राम में शो किया है उसका फॉर्मेशन हो जाए। तो मोटे रूप से
एक्रोसोमल रिएक्शन के समय दो इवेंट होगी। फर्स्ट इवेंट तो है कि एक्रोसोम अपने जो कंटेंट हैं उनको रिलीज कर दे, अभी डिस्कस करेंगे कैसे होगा वो। और दूसरा, एक्रोसोमल प्रोसेस, वो एक्टिन माइक्रोफिलामेंट, उसका एक्सटेंशन हो। तो ये दो इवेंट कैसे होगी, तो यहां पर ब्लैक बोर्ड पर मैंने सी अर्चिन जो इकाइनोडर्मेटा का एक मेंबर है, उस सी अर्चिन में एक्रोसोमल रिएक्शन कैसे हो रही है कुछ डायग्राम की हेल्प से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो अभी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि सी अर्चिन में एक्रोसोमल रिएक्शन कैसे होगी। उसके बाद मैमल्स में जहां इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, उनमें एक्रोसोमल रिएक्शन किस प्रकार होगी वो डिस्कस करेंगे। तो यहां सी अर्चिन का एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, और एक्रोसोमल रिएक्शन की जो दो मेन इवेंट हैं उनको हम समझने का प्रयास यहां पर करते हैं। तो क्या होगा फर्स्ट इवेंट में, डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ये मैंने स्पर्म के हेड पार्ट को ड्रॉ किया है। यहां पर ये जो रीजन दिख रहा है जिसे ब्लू कलर से मेंशन किया गया है, यहां से लेकर यहां तक, ये स्पर्म का न्यूक्लियस है। और ये जो वाइट कलर की जो लाइन हमने यहां ड्रॉ की है, ये स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन है। यहां पर जो पर्पल वॉयलेट कलर से मैंने ड्रॉ किया है, ये एक्रोसोम और उसकी मेम्ब्रेन है। तो क्या दिख रहा है इस फर्स्ट डायग्राम में कि स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन और एक्रोसोमल जो वेसिकल्स हैं, अंदर जो ग्रेन्यूल्स हैं, एक्रोसोम का कंटेंट है, वो दोनों सेपरेट है। यानी एक्रोसोमल मेम्ब्रेन और स्पर्म सेल मेम्ब्रेन दोनों बनी हुई है। तो जो फर्स्ट इवेंट होगा वो क्या होगा कि स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएगी एक्रोसोमल मेम्ब्रेन के साथ। तो जैसे ही हम फर्स्ट से सेकंड डायग्राम की ओर बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई एक्रोसोम के वेसिकल के साथ। और जब ये फ्यूज हो जाएगी तो जो एक्रोसोम का कंटेंट है, यानी उसके जो प्रोटियोलाइटिक प्रोटियोजेज एंजाइम्स हैं, नाउ दे रिलीज। एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस हो गई और वो रिलीज हो गई। ये तो हुआ फर्स्ट इवेंट। तो फर्स्ट इवेंट में क्या हुआ, स्पर्म की जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक्रोसोमल वेसिकल्स, ये वेसिकल्स बनी हुई हैं, उसके साथ फ्यूज हो गई। एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस हुई और एक्रोसोमल कंटेंट, बेसिकली जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं, वो रिलीज हो गए। फोर्थ डायग्राम में मैंने सेकंड इवेंट को ड्रॉ करने की कोशिश की है। ये एक्रोसोमल एक्सटेंशन है। तो ये आउटग्रोथ बढ़ रही है और एक्रोसोमल प्रोसेस जो एक्टिन के माइक्रोफिलामेंट से बना हुआ है, इसकी ग्रोथ हुई और ये अपनी लेंथ को इंक्रीज करता है। अब ये चेंजेस कैसे होते हैं तो थोड़ा सा इसको
डिटेल डिस्कस करते हैं। तो अगर हम सी अर्चिन के एग को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एग के चारों ओर एक जेली लाइक एनवेलप, एक जेली लाइक कवरिंग प्रेजेंट है। अब क्या होगा कि जब स्पर्म कांटेक्ट में आया एग जेली के, तो जैसे ही स्पर्म एग जेली के कांटेक्ट में आएगा एंड नाउ इनिशिएशन ऑफ एक्रोसोमल रिएक्शन, मतलब ये कि सी अर्चिन में जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट ओशियन में, मैराइन वाटर में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, तो उसमें एक्रोसोमल रिएक्शन को इनिशिएट करने का काम उस एग की जेली ने किया। तो एग के चारों ओर जो जेली थी, जब स्पर्म उस जेली के कांटेक्ट में आएगा तो ये एक्रोसोमल रिएक्शन इनिशिएट होगी, स्टार्ट होगी। उसके बाद एक्रोसोमल जो वेसिकल्स हैं वो एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा अपने जो एंजाइम है, बेसिकली प्रोटियोजेज, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, इन सब को रिलीज करेगी। और जैसे ही ये सब एंजाइम रिलीज होंगे, ये उस एग जेली को डिस्ट्रॉय करेंगे, पेनेट्रेट करेंगे, उसे डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब स्पर्म जो है वो एग की सरफेस तक पहुंचेगा, वहां विटेलाइन मेम्ब्रेन है, तो ये एक्रोसोमल प्रोसेस उसके साथ जुड़ेगा। तो क्या प्रोसेस हुई? स्पर्म सबसे पहले आकर एग की जेली के साथ कांटेक्ट करेगा, एग जेली इनिशिएट करेगी एक्रोसोमल रिएक्शन को। तो स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन एक्रोसोमल वेसिकल के साथ फ्यूज हो जाएगी, एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा अपना कंटेंट रिलीज करेगी। और कंटेंट क्या है? देयर सम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। ये एंजाइम्स उस जेली एनवेलप को जो एग के चारों ओर हैं उसे डिस्ट्रॉय करेंगे, और फिर स्पर्म का जो ये हमने कहा था एक्रोसोमल प्रोसेस बना है, जो एक्टिन माइक्रोफिलामेंट है, ये जाके एग की सरफेस को टच करेगा, यानी ये जाकर विटेलाइन मेम्ब्रेन को टच कर लेगा। और जैसे ही विटेलाइन मेम्ब्रेन को टच करेगा, देन अब ये प्रोसेस उससे जुड़ेगा और अब स्पर्म ओवा में एंटर करेगा। तो ये डिस्कस किया हमने सी अर्चिन में एक्रोसोमल रिएक्शंस किस प्रकार होती हैं। अब इस एक्रोसोमल रिएक्शन को हम मैमल्स में, यानी जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, उसमें ये प्रोसेस किस प्रकार होगी वो डिस्कस हम कर रहे हैं। क्योंकि ह्यूमन जो एग है उसके चारों ओर एक कवरिंग होती है जोना पेल्यूसिडा की, और उस जोना पेल्यूसिडा में 3 टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। एक को कहेंगे जोना पेल्यूसिडा प्रोटीन फर्स्ट, जोना पेल्यूसिडा प्रोटीन 2 एंड जोना पेल्यूसिडा प्रोटीन 3। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है, उसमें से मैं बात कर रहा हूं JP3 की, यानी जोना पेल्यूसिडा जो 3 प्रोटीन है या जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ये इनिशिएट करता है एक्रोसोमल रिएक्शन को। तो हमने सी अर्चिन में तो क्या देखा, जो जेली एनवेलप है वो इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है, और मैमल्स में हम देखते हैं ये प्रोसेस इनिशिएट होती है
कौन से प्रोटीन से? जोना पेल्यूसिडा प्रोटीन 3 जो है वो इस एक्रोसोमल रिएक्शन को स्टार्ट करता है। तो जब स्पर्म इजेकुलेशन के बाद वेजिनल ट्रैक यूटेरस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं, जहां ओवम प्रेजेंट है, ओवम के चारों ओर जोना पेल्यूसिडा की कवरिंग है, और जब स्पर्म लगभग हमने कहा था 100 स्पर्म वहां पहुंचते हैं, तो जब ये स्पर्म का हेड ZP3 जोना पेल्यूसिडा नंबर 3 उसके साथ जुड़ता है तो एक्रोसोमल रिएक्शन इनिशिएट होती है। अब ये जो ZP3 है, जोना पेल्यूसिडा 3 प्रोटीन है, इसके कारण क्या होता है कि फॉस्फोलाइपेज C एक एंजाइम है जिसका नाम है फॉस्फोलाइपेज C, ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। इस एंजाइम के एक्टिवेट होने से जो स्पर्म का हेड है, सबसे पहले स्पर्म जाकर जुड़ा जोना पेल्यूसिडा से, ZP3 इस प्रोसेस को इनिशिएट करेगी और फॉस्फोलाइपेज C एक एंजाइम एक्टिवेट होगा, जिसके कारण स्पर्म का जो हेड है वहां पर कैल्शियम आयन ओपन हो जाएंगे, वोल्टेज गेटेड, और कैल्शियम की अंदर लगातार एंट्री होगी। कैल्शियम जब लगातार अंदर आएंगे, एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस होगी। ये जो एक्रोसोमल वेसिकल है, इसका एक्सोसाइटोसिस कैल्शियम डिपेंडेंट है, तो अभी कैल्शियम अंदर नहीं है। ZP3 ने एक्रोसोमल रिएक्शन इनिशिएट की, स्पर्म का हेड उससे जुड़ा, और ZP3 से जैसे ही स्पर्म का हेड जुड़ता है, ZP3 क्या करती है, एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट करती है और एक प्रोटीन को एक्टिवेट करेगी जिसका नाम है फॉस्फोलाइपेज C। इस प्रोटीन के एक्टिवेट होने से वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, स्पर्म के हेड में कैल्शियम की एंट्री होगी, एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस होगी और एक्रोसोमल वेसिकल्स अपने कंटेंट को रिलीज कर देगा। रिलीज एंजाइम है वहां पर प्रोटियोजेस, जो इस जोना पेल्यूसिडा को पेनेट्रेट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक्रोसोमल फिलामेंट कह दो, एक्टिन माइक्रोफिलामेंट कह दो, इसकी एक्सटेंशन होगी और इस प्रकार ये एक्रोसोमल रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो आई होप आज का जो टॉपिक था फर्टिलाइजेशन का सेकंड स्टेप एक्रोसोमल रिएक्शन, तो जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसमें ये प्रोसेस कैसे होगी, जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसमें ये प्रोसेस कैसे होगी, ये हमने दो एग्जाम्पल से, एक सी अर्चिन के एग्जाम्पल से, एक हमने मैमेलियन जो है उसके एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश की। तो जब एक्रोसोमल रिएक्शन हो जाएगी तो स्पर्म एंटर कर पाएगा ओवम के अंदर, उसकी मेम्ब्रेन को पेनेट्रेट करेगा और मेम्ब्रेन को पेनेट्रेट करके ओवा में एंटर हो जाएगा। इस पूरी स्टेप को एक्रोसोमल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। कल हम फर्टिलाइजेशन के थर्ड स्टेप जिसका नाम है कॉर्टिकल रिएक्शन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या सिग्निफिकेंस है उस रिएक्शन का, उस स्टेप का, ये भी हम कल डिस्कशन करेंगे। और फिर फाइनली फोर्थ स्टेप में हम एम्फीमिक्सिस के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक था अपना फर्टिलाइजेशन का तीसरा पार्ट एक्रोसोमल रिएक्शन, आई होप आज का टॉपिक
आपको बहुत इजी वे में समझ में आया होगा। इस प्रोसेस में मोटे रूप से आप ध्यान रखें, 2 ही इवेंट हैं। पहला, एक्रोसोमल कंटेंट रिलीज किया जाए। इस कंटेंट में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं और ये एंजाइम्स ओवा के चारों ओर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग हैं उनको डिसॉल्व करने में, उन्हें पेनेट्रेट करने में हेल्प करते हैं। और जो सेकंड इवेंट है एक्रोसोमल रिएक्शन का, वो है एक्रोसोमल फिलामेंट, जिसे आप एक्टिन माइक्रोफिलामेंट कह सकते हो। उसका एक्सटेंशन है, उसकी ग्रोथ है। तो जब उसकी ग्रोथ होगी, उसकी लेंथ बढ़ेगी, तो स्पर्म पहुंच पाएगा ओवा के चारों ओर जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है उस तक, और फिर स्पर्म की एंट्री ओवा में हो पाएगी। तो एक्रोसोमल रिएक्शन की कुछ चीजें डिस्कस की। बिल्कुल ही सिंपल इवेंट्स थे दोनों, और दोनों में क्या क्या चेंजेस हुए, कैल्शियम का क्या रोल है यहां पर, वो आपने समझा। तो एक्रोसोमल रिएक्शन का सिग्निफिकेंस ये है कि एक्रोसोमल रिएक्शन के द्वारा ही स्पर्म की एंट्री ओवा में हो पाती है, क्योंकि ओवा के चारों ओर प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट है। तो जब तक एक्रोसोमल रिएक्शन नहीं होगी, स्पर्म इन कवरिंग को जो ओवा के चारों ओर है इनको पेनेट्रेट नहीं कर पाएंगे, और इसमें एक्रोसोम एक इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन प्ले करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।